नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आँख की किरकिरी उपन्यास का चौथा अध्याय, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। आँख की किरकिरी का अभी तक आपने जो आगे के भाग हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। अब तक आपने देखा कि राजलक्ष्मी क्रोधित होकर के, महेंद्र से क्रोधित होकर के अपने मायके आ जाती है और बिहारी उनके साथ आता है। वहाँ उनका मिलना विनोदिनी के साथ होता है, जिसकी शादी किसी समय महेंद्र तथा बिहारी के साथ होने वाली थी किंतु हो ना सकी। अन्नपूर्णा भी वहाँ आकर उन्हें चौंका देती है तथा वह बोलती है कि अब मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती हूँ। अब आगे। आशा को डर लगा, क्या हुआ यह? माँ चली गई, मौसी चली गई, उन दोनों का सुख मानो सबको खल रहा है। अब उसकी बारी है शायद। सूने घर में दाम्पत्य की नई प्रेम लीला उसे न जाने कैसी लगने लगी। संसार के कठोर कर्तव्यों से प्रेम का फूल के समान तोड़कर अलग कर लेने पर यह अपने ही रस से अपने को संजीवन नहीं रख पाता, धीरे धीरे मुरझा कर विकृत हो जाता है। आशा को भी ऐसा ही लगने लगा कि उनके अथक मिलने में एक थकान और कमजोरी है। वह मिलन रह रहकर मानो शिथिल हो जाता है। प्रेम की जड़ अगर कामों में ना हो तो भोग का विकास पूर्ण और स्थायी नहीं होता। महेंद्र ने भी अपने विमुख संसार के खिलाफ विद्रोह करके अपने प्रेम उत्सव के सभी दीपों को एक साथ जलाकर बड़ी धूमधाम से सूने घर के अमंगल में ही उसने आशा से कहा, अरे तुम्हें इन दिनों क्या हो गया है चुन्नी? मौसी चली गई तो इस तरह मुंह लटकाए क्या रहती हो? हम दोनों के प्रेम में क्या सभी प्रेम समाये हुए नहीं है? आशा दुखी होकर सोचती, अपने प्रेम में कोई अपूर्णता तो है। मैं तो मौसी की बात सोचा करती हूँ। सास चली गई है, इससे मुझे डर लगता है। घर के कामकाज अब ठीक से नहीं चलते। नौकर चाकर कन्नी काटने लगे। तबीयत खराब है कहकर नौकरानी एक दिन नहीं आई। रसोई पकाने वाला ब्राह्मण शराब पीकर गायब हो गया। महेंद्र ने आशा से कहा, खूब मजा आया, आज हम लोगों ने खुद ही रसोई बनाई। गाड़ी से महेंद्र न्यू मार्केट गया। कौन सी चीज़ कितनी चाहिए इसका उसे आभास ही नहीं था, पता भी नहीं था। बहुत सा सामान उठाकर खुशी खुशी घर लौटा। उन चीज़ों का क्या किया जाए यह आशा भी ठीक से न जानती थी। प्रयोग में ही दिन के 2-3 बज ही गए और बहुत से अजीब व गरीब खाना तैयार करके महेंद्र को बड़ा मजा आया। लेकिन आशा महेंद्र के उस मजे में साथ ना दे सकी। अपनी अज्ञानता पर उसे मन ही मन बड़ी लज्जा और कुड़न हुई। कमरे की चीजें इस कदर बिखर गई थी कि किस जरूरत पर कुछ भी पाना कठिन था। महेंद्र की डॉक्टरी वाली छुरी तक दिन में तरकारी काटने के काम आई और कूड़ों के ढेर में जा छिपी। जिस पर वह नोट लिखा करता था वह कॉपी पंखे का काम करके अंत में रसोई की राख में आराम करने लगी। इस अनहोनी घटनाओं से महेंद्र के कौतूहल की सीमा न रही, लेकिन आशा को इससे तकलीफ होने लगी। बेतरतीबी के बहाव में सारी गृहस्थी को बहाकर हंसते हुए उसी के साथ बहते चलना उस बालिका को विभीषिका जैसा लगा। एक दिन शाम को दोनों बरामदे में बैठे थे। सामने खुली छत। बारिश खुल जाने से कलकत्ता की दूर तक फैली इमारतों की चोटियां चांदनी में नहा रही थी। बागीचे में मौलसिरी के बहुत से पौधे फूल लाकर आशा माथा झुकाए माला गूंथ रही थी। महेंद्र खींचतानी करके रुकावट डालकर उल्टा सीधा सुनाकर नाहक ही झगड़ा करना चाह रहा था। बेवजह इस तरह सताए जाने के कारण आशा उसे झिड़कना चाहती थी कि किसी बनावटी उपाय से उसका मुंह दबाकर महेंद्र उसकी कहने को अकुराते ही कुचल रहा था। किसी पड़ोसी के पिंजरे को की कोयलिया कूक उठी। महेंद्र ने उसी दम अपने सिर पर झूलते हुए पिंजरे का देखा। अपनी कोयल पड़ोसी की कोयल की बोली चुपचाप कभी नहीं सह सकती। आज वह चुप क्यों है? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज से लजा गई। उत्कंठित होकर आशा ने कहा, आज इसे क्या हो गया? आशा ने निहोरा करके कहा, मजाक नहीं, देखो ना उसे क्या हुआ। महेंद्र ने पिंजरे को उतारा, पिंजरे पर लिपटे हुए कपड़े को हटाया, देखा कोयल मरी पड़ी है।
अन्नपूर्णा के जाने के बाद खान सामा छुट्टी पर चला गया था। कोयल का किसी ने ख्याल ही ना किया था। देखते ही देखते आशा का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी उंगलियां चल ना सकी, फूल यूं ही पड़े रह गए। चोट तो महेंद्र को भी लगी, लेकिन नाहा की रस भंग होगा, इसलिए उसने इसे हंसकर टाल जाने की कोशिश की। बोला, अच्छा ही हुआ मैं इधर डॉक्टरी को निकलता और उधर तुम यह कुकू करके तुम्हें जलाया करती। कहकर अपने बाहुपाश में लपेटकर उसने आशा को अपने पास खींच लेना चाहा। अपने को धीरे धीरे उसके बंधन से छुड़ाकर आशा ने आंचल से मौलसिरी के सब फूल गिरा दिए। बोली, छी छी, अब देर क्यों, जल्दी जाकर माँ को ले आओ। इतने में दुतल्ले से महेंद्र भैया की पुकार सुनाई पड़ी। अरे आओ आओ, महेंद्र ने जवाब दिया। बिहारी की आवाज़ से उसका हृदय खिल उठा। विवाह के बाद वह इन दोनों के सुख का बाधक बनकर कभी कभी आता रहा है। आज वही बाधा सुख के लिए निहायत ही जरूरी लगी। बिहारी का आना आशा को भी आज अच्छा लगा। वह जरा घूंघट खींचकर जल्दी से उठ बैठी। महेंद्र बोला, अरे जा कहाँ रही हो? अरे और कोई नहीं, बिहारी आ रहा है। आशा ने कहा, भाई साहब के लिए नाश्ता ले आऊं। एक काम का मौका आ गया। इससे आशा का अवसाद कुछ हल्का हो गया। सास की कुशल के लिए घूंघट काढ़े वह खड़ी रही। बिहारी से अभी भी वह बोलती चालती नहीं। अंदर कदम रखते ही बिहारी ने कहा, तौबा तौबा तौबा, कैसे कवित्व के बीच आ टपका मैं। खैर फिक्र ना करो भाभी, मैं बेरंग वापस जाता हूँ। आशा ने महेंद्र की तरफ ताका। महेंद्र ने पूछा, माँ की क्या खबर है? बिहारी बोला, माँ और चाची की चर्चा अभी क्यों भाई, काफ़ी समय है। सच a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts, कहकर बिहारी लौट पड़ा। महेंद्र ने उसे जबरदस्ती खींचकर बिठा दिया। बिहारी ने कहा, देख लो भाभी, कसूर मेरा नहीं है, मुझे जबरन खींच लाया, पाप इसने किया है, अभिशाप मुझ पर ना पड़े। आशा से कोई जवाब देते नहीं बनता, इसलिए ऐसी बातों से वह खींच उठती है। बिहारी जानकर उसे तंग करता है। बिहारी ने कहा, घर की हालत आंखों से देख रहा हूँ, अब भी क्या माँ को लाने का वक्त नहीं आया? बेशक, हम तो उन्हीं की राह ही तो ताक रहे हैं, महेंद्र ने कहा। बिहारी यही जताते हुए, उन्हें पत्र लिखने में तुम्हें क्या समय लगता है, लेकिन उनकी खुशी का अंत ना रहेगा। भाभी, उन 2 मिनटों के लिए महेंद्र भैया को तुम्हें फुर्सत देनी पड़ेगी। मेरी दरखास्त रही। आशा बिगड़कर चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र बोला, जाने की शुभ घड़ी में तुम दोनों की भेंट हुई थी, आखिर सुलह नहीं हो सकी, वही खटपट। बिहारी, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो बर्बाद किया ही, पत्नी भी बर्बाद करने पर तुली है। यही मुझसे देखा नहीं जाता, इसी से जब तक कुछ कह देता हूँ। मगर कुछ नतीजा होता है उसका? नतीजा तो तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होता, मेरे लिए थोड़ा बहुत होता है, बिहारी ने कहा। बिहारी ने खुद बैठकर महेंद्र से चिट्ठी लिखवाई और उस पत्र के साथ दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को लेने गया। राजलक्ष्मी समझ गई चिट्ठी बिहारी ने लिखवाई है, मगर फिर भी उससे रहा ना गया। साथ साथ विनोदिनी भी आई। लौट कर उन्होंने घर की जो बदतर हालत देखी, तमाम यूं ही गंदा पड़ा, तितर बितर, इसलिए बहू के प्रति उनका मन और भी खराब हो गया। लेकिन बहू में यह कैसा परिवर्तन, वह छाया सी उनके पीछे डोलती फिरती, कहें ना कहें हरदम हर काम में हाथ बटाने को मुस्तैद, आकर कह उठती, छोड़ो छोड़ो, मिट्टी पलीत करके रख दोगी तुम, जो काम आता नहीं उसमें हाथ क्यों डालना। राजलक्ष्मी के जी में आया, हो ना हो अन्नपूर्णा के चले जाने से ही बहू की यह तरक्की हुई है। लेकिन फिर मन में आया, महेंद्र सोचेगा चाची थी तो मैं बीवी के साथ निष्कंटक मौज करता था, और माँ का पहुंचना था कि विरह का दुख शुरू हो गया, इसलिए यही साबित होगा कि चाची उसकी शुभेशी रही, माँ सुख का काटा है, रहने दो, अपने को क्या पड़ी। इधर कहीं महेंद्र दिन को बुला भेजता तो बहू जाने में आनाकानी करती, राजलक्ष्मी ही झिड़का करती, महेंद्र बुला रहा है तो तुम टाल जाती हो, ज़्यादा दुलार पाने का यही नतीजा होता है, जाओ सब्जियां मैं देख लूँगी। फिर शुरू होता वही सलेट, पेंसिल और चारू पाठ का झूठा मूठा नाटक। प्रेम के अकारण अभियोग से एक दूसरे को दोषी ठहराना, किसका प्रेम ज़्यादा वजनी है, इस पर निरर्थक वाद विवाद, वर्ष के दिन को रात और चांदनी रात को दिन बनाना। ऐसे में एक दिन विनोदिनी आशा के गले से लिपट कर बोली, बहन तुम्हारा सौभाग्य अक्षय हो, चुक चुक, लेकिन चूंकि मैं दुखिया हूँ, इसलिए क्या मेरी तरफ एक नज़र ताकना भी गुनाह है। छुटपन से ही अपने आत्मीय के यहाँ पराई सी पली थी, इसलिए लोगों के सामने आशा सदा संकुचित रहा करती। जुड़ी भुएं और तीखी निगाह, अनिंत्य मुखड़ा और भरी हुई जवानी लिए जब विनोदिनी आई तो खुद बढ़कर उसने परिचय करने की हिम्मत
आशा की तो ना हुई। आशा ने गौर किया, राजलक्ष्मी से विनोदिनी को किसी भी तरह का संकोच नहीं, और मानो आशा को दिखा दिखाकर राजलक्ष्मी भी उसका काफी आदर करती। यह भी देखा, घर के कामकाज में विनोदिनी पटु है, प्रभुत्व मानो उसके लिए बहुत ही सहज है। स्वभाव सिद्ध नौकर नौकरानियों से काम लेने, झिड़कने, फटकारने और घुम देने में उसे जरा सी हिचक नहीं होती। यह सब देखभाल कर विनोदिनी के आगे आशा अपने को बहुत छोटा समझने लगी। वहीं सर्वगुण संपन्न विनोदिनी जब खुद उससे नहीं की भीख मांगने आई तो उसका आनंद चौगुना ही उमड़ पड़ा। जादूगर के माया तरु की तरह उसके प्रेम का बीज एक ही दिन में अंकुर आया, पत्तों से लद गया और फल फूल उठा। आशा ने कहा, हम तुम सखियां हुई, चलो कोई एक नाम रखें अपना। विनोदिनी ने हंसकर कहा, क्या आखिर? आशा ने बहुत से अच्छे अच्छे नाम गिनाए, हर सिंगार, कदम, मौलश्री। विनोदिनी बोली, ये सारे के सारे बड़े पुराने पड़ गए, इस दुलार के नामों की कोई कद्र नहीं। आशा, फिर तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? हंसकर विनोदिनी ने कहा, आँख की किरकिरी। आशा कोई मीठा सा नाम चाहती थी, लेकिन विनोदिनी की पसंद से उसने दुलार की इस गाली को ही कबूल कर लिया। बाहों में उसकी गर्दन लपेटकर बोली, मेरी आँख की किरकिरी, और वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आशा को एक साथी की बड़ी जरूरत थी। प्यार का त्योहार भी महज दो आदमियों से ही नहीं मनता। मीठी बातों की मिठाई बांटने के लिए भी तो गैरों की जरूरत पड़ती है। भूखी प्यासी विनोदिनी भी नई बहू से प्रेम के इतिहास को शराबी की दहकती हुई सुरा के समान कान फैलाकर पीने लगी। सूनी दोपहर में माँ जब सोती होती, घर के नौकर चाकर निचले तल्ले के आरामगृह में छिप जाते। बिहारी की ताकीद से महेंद्र कुछ देर के लिए कॉलेज गया होता और धूप से तपी नीलिमा के एक छोर से चील की तीखी आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देती तो कमरे का फर्श अपने बालों को तकिए पर बिखेर आशा लेट जाती और पेट के नीचे तकिया रखकर पट पड़ी विनोदिनी उसकी गुनगुन स्वर से कही जाने वाली कहानी में तन्मय हो जाती। उसकी कनपटी लाल उठती, सांस जोर जोर से चलने लगती। विनोदिनी खोद खोद कर पूछती और छोटी छोटी बात भी निकाल लेती। एक ही बात कई बार सुनती, घटना खत्म हो जाती तो कल्पना करती रहती, अच्छा बहन, कहीं ऐसा होता तो क्या होता, और यह होता तो क्या करती। इन अनहोनी कल्पनाओं की राह में सुख की बातों को खींचकर दूर तक ले जाना आशा को भी अच्छा लगता। विनोदिनी कहती, अच्छा भाई आँख की किरकिरी, तुझसे कहीं बिहारी बाबू का ब्याह हुआ होता तो? आशा, राम राम, ऐसा ना कहो, बड़ी शर्म आती है मुझे। हाँ, तुम्हारे साथ होता तो क्या कहने, चर्चा तो तुमसे होने को भी चली थी। विनोदिनी, मुझसे तो जाने कितनों की कितनी ही बातें चले, ना हुआ ठीक ही हुआ, मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। आशा प्रतिवाद करती, वह भला यह कैसे कबूल कर ले कि विनोदिनी की अवस्था उससे अच्छी है। उसने कहा, जरा यह तो सोच कर देखो, अगर मेरे पति से तुम्हारा ब्याह हो जाता, वह भी तो होते होते ही रह गया, होते होते ही रह गया, क्यों नहीं हुआ। आशा का यह बिस्तर, यह पलंग, सभी तो उसी का इंतजार कर रहे थे। उस सजे सजाए शयन कक्ष को विनोदिनी देखती और इस बात को किसी भी तरह भुला ना पाती। इस घर की वह महज एक मेहमान है, आज उसे जगह मिली है, कल छोड़ जाना होगा। तीसरे पहर विनोदिनी खुद अपनी अनूठी कुशलता से आशा का जूड़ा बांध देती और जतन से श्रृंगार करके उसके पति के पास भेजा करती। इस तरह खामखा देर कर देना चाहती। नाराज होकर महेंद्र कहता, तुम्हारी यह सहेली टस से मस नहीं होना चाहती, घर कब जाएगी? उतावली हो आशा कहती, ना ना, मेरी आँख की किरकिरी पर तुम नाराज क्यों? तुम्हें पता नहीं तुम्हारी चर्चा उसे कितनी अच्छी लगती है, कितने जतन से सजा सवार कर मुझे तुम्हारे पास भेजा करती है। राजलक्ष्मी आशा को कुछ करने धरने न देती। विनोदिनी ने उसकी तरफदारी की और उसे काम में जुटाया। विनोदिनी को आलस जरा भी नहीं था, दिन भर एक से काम में लगी रहती। आशा को वह छुट्टी नहीं देना चाहती। एक के बाद दूसरा वह कामों का कुछ ऐसा क्रम बनाती कि आशा के लिए जरा भी चैन पाना गैर मुमकिन था। आशा का पति छत वाले सूने कमरे में बैठा चिढ़ के मारे छटपटा रहा है, यह सोचकर विनोदिनी मन ही मन हंसती रहती। आशा कुलाकर कहती, भाई आँख की किरकिरी, अब इजाजत दो, नहीं तो वह नाराज हो जाएंगे। झट विनोदिनी कहती, बस जरा सा इसे खत्म करके चली जाना, ज़्यादा देर न होगी। जरा देर में आशा फिर उद्विग्न होकर कहती, ना बहन, अब सचमुच नाराज होंगे, मुझे छोड़ दो, चलूँ मैं। विनोदिनी कहती,
जरा नाराज ही हुए तो क्या, सुहाग में गुस्सा ना मिले, मोहब्बत में स्वाद नहीं मिलता, जैसे सब्जी में नमक मिर्च के बिना। लेकिन नमक मिर्च का मज़ा क्या होता है ये विनोदिनी ही समझ रही थी। ना थी सिर्फ उसके पास सब्जी, उसकी नस नस में मानो आग लग गई। जिधर भी नज़र करती चिंगारियाँ उगलती उसकी आंखें। ऐसी आराम की गृहस्थी, ऐसे सुहाग के स्वामी, इस घर को तो राजा की रियासत, इस स्वामी को अपने चरणों का दास बनाकर रखती। आशा को गले लगाकर, भाई आँख की किरकिरी, मुझे बताओ कल तुम लोगों में क्या बातें हैं? तुमने वह कहा था जो मैंने करने को कहा था। तुम लोगों के प्यार की बातें सुनकर मेरी तो भूखी प्यास जाती रहती है। एक दिन आखिर अजीज आकर महेंद्र ने माँ से कहा, यह अच्छी बात है माँ, दूसरे के घर की एक जवान विधवा को घर रखकर एक भारी जिम्मेदारी कंधे पर लाद कर लेने की क्या बढ़िया है। जाने कब क्या मुसीबत हो। राजलक्ष्मी, अरे यह तो विपिन की बहू है, इसे मैं बिरानी थोड़ी ही समझती हूँ। महेंद्र, जो कहो, लेकिन यह अच्छा नहीं है, मेरी राय से इसे रखना ठीक नहीं है। राजलक्ष्मी खूब जानती थी कि महेंद्र की राय को ठुकराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने बिहारी से कहा, अरे बिहारी, तो एक बार महेंद्र को समझा कर दे कि यह विपिन की बहू जब से यहाँ है तभी से इस बुढ़ापे में मुझे कुछ आराम मिला है। वह पराई हो या जो हो, किसी से कभी सेवा तो नहीं मिली इसके जैसी। बिहारी ने कोई जवाब ना दिया। वह जाकर महेंद्र से बोला, यार विनोदिनी की भी सोचते हो? महेंद्र ने हंसकर कहा, सोचकर नींद हराम है। अपनी भाभी से पूछ देखो, विनोदिनी के ध्यान से इन दिनों और सबका ध्यान जो टूट गया है। घूंघट की आड़ से आशा ने महेंद्र को चुपचाप धमकाया। बिहारी ने कहा, अच्छा, दूसरा विषवृक्ष चुन्नी उसे यहाँ से निकाल बाहर जाने को छटपटा रही है। घूंघट से आशा की आंखों ने फिर उसे झिड़का। बिहारी, निकाली बाहर करो, लौट जाने में कितनी देर लगती है? अरे विधवा का विवाह रचा तो विष के एक बार ही दांत टूट जाएंगे। महेंद्र, विवाह तो कुंद का भी कर दिया गया था। बिहारी ने कहा, इस उपमा को अभी छोड़ो। विनोदिनी की बात कभी कभी मैं सोचा करता हूँ, तुम्हारे यहाँ तो जिंदगी भर रह नहीं सकती और इनके यहाँ का जंगल किसी के लिए वनवास है। विनोदिनी आज तक महेंद्र के सामने नहीं गई, पर बिहारी ने उसको देखा है। उसने सिर्फ इतना समझा कि यह स्त्री जंगल में छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन शिखा घर के दिए में एक तरह से जलती है और दूसरी तरह वह घर में को आग भी लगा देती है। महेंद्र के मन में भी यह शंका थी। महेंद्र ने इस बात पर बिहारी की खूब किल्ली उड़ाई। बिहारी ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन उसके मन में समझा था कि यह स्त्री खिलवाड़ करने की नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। राजलक्ष्मी ने विनोदिनी को सावधान कर दिया। कहा, देखना बेटी, बहू से इतनी मिठास ना रखना। तुम गांव घर से गृहस्थ के यहाँ रही हो, आजकल के चाल चलन को नहीं जानती। बुद्धिमती हो, समझ बुझ कर चलना। इसके बाद विनोदिनी ने आशा को दूर दूर ही रखा। कहा, मैं भाई होती कौन हूँ? मेरी जैसी स्त्री से अगर आप अपनी इज्जत बचाकर चलना नहीं चाहते तो कब क्या हो जाएगा कौन कह सकता है। आशा निहोरे विनती करती, गिड़गिड़ाती, रोती पीटती, लेकिन विनोदिनी एकदम अडिग। बातों से आशा अकंठ भर उठी, लेकिन विनोदिनी ने तरजीह ना दी। इधर महेंद्र के बाजू शिथिल हो गए। जो अनियम और उच्छृंखलता पहले उसे कौतुक सी लगती थी, वही अब धीरे धीरे उसे दुखाने लगी। आशा की सांसारिक अपटुता से उसे खींच होती, लेकिन जबान खोलकर कहता कभी नहीं। प्यार की जलती हुई सेज पर आंख खोलकर धीरे धीरे घर गृहस्थी के धंधों, लिखाई पढ़ाई में ध्यान दे। और महेंद्र ने करवट बदली। अपनी चिकित्सा संबंधी किताबों का उसने जाने कहाँ कहाँ से उद्धार किया और अपने कोट पतलून को धूप दिखाने की भी चेष्टा की।